दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप देखेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित समसामयिक घटना चक्र के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का भाग 4। इसके 4 भाग पहले ही हो चुके हैं। आज की वीडियो में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी व यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है और इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अंतरिक्ष में भारत का भेजा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था और इसी तिथि से यानी 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है। कॉस्मिक बैकग्राउंड तो उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर है, फाल्कन समुद्रगत केबल तंत्र है, डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल है और अटलांटिस एक अंतरिक्ष शटल है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। क्यूरियोसिटी रोवर ये यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। रुस्तम 1 डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है और आकाश 2 एक टैबलेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल कौन सा था? तो अटलांटिस जो था वो नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल था। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। अंतरिक्ष यान और प्रयोजन से मिलान करना है। कैसिनी हाइगेंस जो अंतरिक्ष यान रहा वो शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। वायेजर 1 और 2 ये बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण के लिए भेजा गया अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न, सही सुमेलन या सही जो कथन है उनका खोज करना है आपको। तो सही कथन ये है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और दूसरा है अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। ये दोनों सही कथन हैं और ये कथन ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट की घटना का अवलोकन। टिम पीक को जाना जाता है। तो दोस्तों, टिम पीक एक अंतरिक्ष यात्री हैं और नया नाम कल्पना 1 किसे दिया गया है? तो भारत के मौसम उपग्रह मैटसेट को कल्पना 1 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न कथन है 2, इन पे विचार करना है। पहला है, भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान की जानकारी उपग्रह मैटसेट का प्रक्षेपण किया। और दूसरा कथन है, पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार को लेकर प्रवेश किया। तो दोस्तों, इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी धरातल पर पहुंच जाएं, जो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है। तो सही कथन इस संबंध में कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। तो संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार प्रसारण के लिए प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में
तब होता है जब, तो भू अप्रगामी कक्षा में एक उपग्रह तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल होती है। भूस्थैतिक स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों भूस्थैतिक स्थिति वह है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उसी गति से चलता है कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से वो निश्चित दूरी पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान, रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। दूसरा है विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तीसरा है इसरो का शैक्षिक उपग्रह एडुसेट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। तो दोस्तों उपर्युक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है और आपके लिए होमवर्क है कि इन तीनों कथनों के संबंध में आप इंटरनेट से सर्च करके सही सूचना एकत्र कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि वह आरेख जो अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है, तो दोस्तों वो वृत्ताकार आरेख होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, तो संचार उपग्रह बहिर्मंडल जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है उसमें अवस्थित किए जाते हैं। भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? तो ये पृथ्वी के जो परिक्रमण गति है उसके बराबर लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण जो है केपलर नामक दूरबीन का जो प्रक्षेपण क्यों किया था? तो पृथ्वी तुल्य ग्रहों की जानकारी के लिए केपलर जो है दूरबीन का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है जब इनसेट 3B लॉन्च किया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन थे। और वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर के सिवन। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। कारण है भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कब छोड़ा गया था, कहाँ से? तो दोस्तों भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का जो प्रयोग है वो फसल की उपज के आकलन में, जो ग्राउंड वाटर जल है उनके निर्धारण में और खनिजों के अन्वेषण में भारतीय दूर संवेदन उपग्रह यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। अगला प्रश्न है एपोसिस, कैसिनी, स्पिदर और टेक्सार में से अंतरिक्षयान कौन है? तो कैसिनी एक अंतरिक्षयान है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है अंतरिक्षयान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण है जब एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। तो कौरू, फ्रेंच गुयाना के कौरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? 19 जून 1981 को। इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया? 12 जून 1990 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। और इनसेट 4C जो हाल में अपने निर्धारित कक्षा में प्रतिस्थापित नहीं हो पाया था उसका भार कितना था? तो उसका भार 2168 किलोग्राम था। और अगला प्रश्न देखिए भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNNS 1A को छोड़ा गया था। तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया और ABCD कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से यानों के बनाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला है
GSLV, दूसरा है दोस्तों ASLV, तीसरा है PSLV और चौथा है GSLV। तो सही क्रम है, सबसे पहले SLV, फिर ASLV, फिर PSLV और सबसे लास्ट की जो पीढ़ी है उपग्रह प्रक्षेपण यान वो है GSLV। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन करना है प्रक्षेपण यान का और सैटेलाइट का। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी SLV-3 इससे रोहिणी को छोड़ा गया था और ASLV से SRAS-C को छोड़ा गया था। चंद्रयान 1 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से और भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण GSLV इसे एडुसेट को यानी जो शैक्षिक सैटेलाइट था अपना उसको छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में जो है अंतरिक्ष संगठन इकाइयों की अवस्थिति 1, 2, 3, 4 द्वारा अंकित है। तो देखिए 1 के स्थान पर क्या है, 1 के स्थान पे है दोस्तों IIRS जो है ये देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। दूसरा जो है, जो दूसरा जगह है यहाँ पर देखिए गुजरात में SAC है और तीसरा स्थान है ये है NRSA और चौथा जो है ये इसरो को परिलक्षित करता है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो कहाँ पर स्थित है, तो इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है हासन में, हासन कर्नाटक में स्थित है। अब आइए देखते हैं कुछ संस्थाएं और उनसे संबंधित स्थान। इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। IUCA का मुख्यालय पुणे में, IUAC का मुख्यालय नई दिल्ली में और VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सही मिलान करना है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये रॉकेट छोड़ने के लिए प्रौद्योगिकों के अनुसंधान से तथा उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह नतोदर बनाई जाती है। कारण है, शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है और इसलिए आधे भाग को शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। तो इसमें कथन ए सही है जबकि कारण जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, तो इसका रंग नारंगी होता है। चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा था, 8 नवंबर 2008 को। और भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो ये चंद्रयान था, चंद्रयान 1। और चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो दोस्तों चंद्रयान 1 का प्रथम 2008 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर M अन्नादुरै ये चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न है, कथन है और उस पर विचार करना है। तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित जो मंगलयान है वो को मार्स आर्बिटर मिशन, इसरो द्वारा जो प्रक्षेपित मंगलयान को मार्स आर्बिटर मिशन MOM भी कहा जाता है। और दूसरा सही कथन है कि मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिससे अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रण कराने में पहली बार में ही सफलता हासिल हुई है। अगला प्रश्न है, चीनी अंतरिक्षयान सेंझाओ 7 के बारे में सही कथन क्या है, तो इसको लॉन्ग मार्च 2F नामक रॉकेट से छोड़ा गया। पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया और अंतरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। अगला प्रश्न है, नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों पासाडेना में स्थित है नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल में समाचार पत्रों में उल्लेख है वो क्या है, तो नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है GL10।
नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन जिसे धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने में प्रयोग में लाया गया था वो कौन सा है? वो टेम्पल 1 है। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? तो वो फीनिक्स यान था। और मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकी रोवर क्या था? तो उसका नाम स्पिरिट था। और नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या सम्मिलित है? तो उसमें दोस्तों जल, जिप्सम और मीथेन शामिल है। मीथेन उपस्थित है किसके वायुमंडल में? तो मीथेन गैस बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। और डिस्कवरी यान जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था उसके ईंधन टैंक को किससे भरा गया था? तो दोस्तों द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ये अति निम्न ताप पर होता है जिसको कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। और इस प्रक्षेपण के लिए जो प्रक्षेपण यान होता है उसमें उस यान को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से वह जानवर जो 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था तो वो लाइका नामक कुतिया थी। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया था? 21 दिसंबर 1968 को। और चंद्रकक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? तो सेलिन 1 जापान का ये चंद्रकक्षीय मिशन है। अगला प्रश्न है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्यावरण की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न है समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं क्योंकि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, इसलिए इसके निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है और नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत स्ट्रेटेलाइट कहलाता है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो थुम्बा केरल में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगला प्रश्न है दोस्तों गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय थी वो क्या है? तो यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन योजना है गैलीलियो परियोजना। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक ताप जो होता है दोस्तों, क्रायोजेनिक ताप से आप क्या समझते हैं? तो क्रायोजेनिक ताप का संबंध होता है जो क्रायोजेनिक ताप होता है उसका संबंध अति निम्न ताप से होता है दोस्तों। और अति निम्न ताप जो होता है हमारा वो इसमें कुल मिलाकर द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित जो है ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और ऐसा ताप जो होता है -150 डिग्री से कम होता है। न्यूनतम तापमान या क्रायोजेनिक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक्स का प्रयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्रा में या अंतरिक्ष यान के भेजने के लिए जो रॉकेट होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों द्रव ऑक्सीजन में ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल में किया जाता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है रीसेट 2 है उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। एक दूसरा उपग्रह अनुसेट 2A PSLV C-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था और इसका निर्माण अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई द्वारा किया गया था। अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है और रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है और देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। तो 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित कि भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन जो है वो ये है कि PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया। अगला सही कथन है भारत ने GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया था और 2001 में छोड़े गए GSLV में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए पेलोड डाला गया था। तो ये सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है GSLV D2 जो हाल में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया है वो एक स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से वैज्ञानिक सेवाओं के लिए एजुसेट उपग्रह में भेजने में भारत पहला राष्ट्र बन गया है। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को भेजा गया था। शैक्षिक सेवाओं यानी एजुकेशनल सर्विसेज के लिए एजुसेट का परीक्षण भारत में 20 सितंबर 2004 को किया था। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT 8 को कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये कोरू के फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया था। भारतीय उपग्रह GSAT 7 अनन्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो ये सैन्य संचार के लिए बनाया गया है। अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन क्या है? तो ये इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा कुछ उपग्रहों की सूची है और उनका प्रक्षेपण दिनांक। तो ये दोस्तों अधिकतर करंट का प्रश्न है, लेकिन कभी कभी जो है पुराने सालों के जो प्रक्षेपण हैं उनको बारे में भी पूछ देता है। तो GSAT 2 ये 8 मई 2003 को भेजा गया था। GSAT 4 15 अप्रैल 2010, GSAT 5P 25 दिसंबर 2010 और GSAT 12 जो है 15 जुलाई 2011 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। और इसमें 2 उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंचने में विफल रहे थे। तो ये देखिए जो GSAT 4 था और GSAT 5P ये 2 अपने कक्षा में पहुंचने में असफल रहे थे। अगला प्रश्न है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतिम प्रश्न कि वह उपग्रह जो 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था ये GSAT 10 था। अब आइए देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन है? भारत का टैंक रोधी मिसाइल नाग है। और सुमेलन करना है पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल जो है सतह में से वायु तक मार करने में संबंधित। पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण के लिए दूरस्थ चालित यान है। और नाग जो है ये एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि, आकाश, पिनाका और नाग में कौन सी मिसाइल नहीं है? तो पिनाका मिसाइल नहीं है जबकि बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। त्रिशूल क्या है दोस्तों? तो त्रिशूल एक लघु परास सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला। अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है। और नाग जो है ये टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों अस्त्र के विषय में सही क्या है? तो अस्त्र 90 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। ये देखिए जो ये कथन है ये सही नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कथन डी सत्य नहीं है। यह आकाश से आकाश में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है अस्त्र, और यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया गया था। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है। DRDO द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है वो त्रिशूल है। और कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है ये एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र क्या है? तो ये नाग है। अग्नि का नाम किससे जुड़ा हुआ है? अग्नि का नाम भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है वह है वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया था।
C-130J सुपर हरकुलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं, तो ये वायुयान C-130J सुपर हरकुलिस वायुयान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें कौन सा कथन सही है। तो नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया था। भारतीय वायुसेना का विमान जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है वो इल्यूशियन 1L78 है। और अरिहंत क्या है, तो अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है। अबाक्स इसराइल से विकसित फाल्कन है वायुसेना के लिए। और एटलस सेंटोर अमेरिकी निम्नतापी रॉकेट है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी क्या है, तो INS चक्र जो है वो नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। और भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुरक्षक है। अग्नि-1 प्रक्षेपास्त्र जिनका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो दोस्तों अग्नि-1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर से कम है। और देखिए धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो धनुष की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है उसको क्या नाम दिया गया है, तो 2000 किलोमीटर जिसकी मारक क्षमता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे अग्नि-2 नाम दिया गया है। हंसा-2 क्या है, तो हंसा-2 दोस्तों एक प्रशिक्षण यान है। सुमेलित करना है, अर्जुन क्या है, तो अर्जुन स्वदेशी निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। ऑपरेशन सी बर्ड कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। और फाल्कन इसराइल द्वारा निर्मित हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है। भारत ने बराक मिसाइल रोधी प्रणाली कहाँ से खरीदी है, तो बराक इसराइल से खरीदी है। और भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किसके सहयोग से किया जा रहा है, इजराइल के सहयोग से। आधुनिक टैंक क्या है दोस्तों, तो स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक टैंक अर्जुन है। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को क्या नाम दिया गया है, उसको भीष्म नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित अग्नि-2 प्रक्षेपास्त्र को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। और अग्नि-2 प्रक्षेपास्त्र का परास कितना है, अग्नि-2 का 2000 किलोमीटर है। अग्नि-4 प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही कथन क्या है, तो दोस्तों ये धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि-5 मिसाइल के विषय में सही कथन नहीं है, तो यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। दोस्तों अग्नि-5 मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, इंद्र क्या है, तो इंद्र एक राडार है। और मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का क्या नाम था, तो अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए किस पर रोक लगा दिया था, तो इसरो पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया था। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर अबुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन या पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कहा जाता है। शौर्य क्या है, शौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 2008 में सफल परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों शौर्य स्थल से थल पर मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जो कि 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। चूँकि ये शौर्य के विषय में सही कथन नहीं है, यह 900 किलोमीटर तक मार नहीं कर सकती है। शौर्य मिसाइल की जो परास है दोस्तों, शौर्य एक थल से थल यानी स्थल से स्थल तक मार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशज तकनीक से विकसित तेजस क्या है, तो तेजस एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है यानी हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज़ क्या है, तो ये तेजस है। एडमिरल गोर्स्को क्या है, तो नौसैनिक विमान वाहक जहाज है एडमिरल गोर्स्कोप। INS शक्ति क्या है, तो भारतीय नौसेना का एक तेल वाहक पोत है INS शक्ति।
अगला प्रश्न है INS अस्त्रधारिणी जिसका हाल में समाचारों में उल्लेख हुआ था वो टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत और रूस के संयुक्त सहयोग द्वारा। आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो दोस्तों ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र है जिसकी फ्लाइट प्रयास 400 किलोमीटर से अधिक है और यह भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण 2009 में कहाँ से किया गया था? तो पोखरण से। और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है लक्ष्य। और तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं उसके बारे में सही क्या है? तो नेत्र एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगला प्रश्न है US की एरोस्पेस कंपनी ने एक लड़ाकू विमान बनाया है जिसे दिन और रात दोनों समय प्रयोग किया जा सकता है। ऑपरेशन शक्ति 98 किसका नाम है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन शक्ति 98 किसका नाम है? तो पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु अभियान या परमाणु परीक्षण का नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। स्लिनेक्स 2 क्या है? तो भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास को स्लिनेक्स नाम दिया गया है। न्यू स्टार्ट संधि क्या है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूसी संघ के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है न्यू स्टार्ट संधि। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है ऑपरेशन पवन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।